Audio Audio Jungle. नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 1 की क्लास 3। लास्ट क्लास तक बच्चों हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बुरी तरह बर्बाद किया, साथ में हमारे किसानों को भी बुरी तरह बर्बाद किया। उनकी ये हालत कर दी उन्होंने कि उन्हें बॉन्डेड लेबर तक बनना पड़ गया, बंधुआ मजदूर तक बनना पड़ गया। किसका? अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेज इतने पर रुके नहीं, ब्रिटिश लोग जो थे बच्चों वो इतने पे रुके नहीं। उनकी जो ग्रीड थी अभी कई गुना ज्यादा थी। ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन फर्स्ट क्लास से ही हम पढ़ते आए बच्चों फर्स्ट क्लास से ही हम ये पढ़ते आए कि सर जो एग्रीकल्चर है जो एग्रीकल्चर है इस पे 85% लोग थे। तो ये बात तो ब्रिटिश हमसे ज्यादा बेहतर जान चुके थे। इस वजह से इन्होंने शुरुआती दौर पे एग्रीकल्चर पे कमांड कर लिया। अब एग्रीकल्चर पे कमांड करने का मतलब ये था कि 100 में से 85 लोगों पे कमांड कर लेना, यानी 85% लोगों पे उन्होंने कमांड कर लिया। एग्रीकल्चर अब उनके पास पूरी तरह से आ चुका था, जो सबसे मेन फैक्टर था इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया क्या है बच्चों, एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी और उतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि चलो भैया अब तो एग्रीकल्चर अपने हाथ में आ ही गया, तो इंडस्ट्री को भी क्यों ही छोड़े। तो नेक्स्ट टारगेट ये लोग किस चीज को कर रहे हैं बच्चों? इंडस्ट्री को। और याद करिए इंडस्ट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा था। इंडस्ट्री से मेरा क्या मतलब था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। शुरुआत के क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने बात किया था कि जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वो जो गुड्स की क्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा फाइन क्वालिटी थी कि पूरी दुनिया में हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड थी। अब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से क्या मतलब है बच्चों? हाथ से बनाई गई चीजें। और हमारे यहाँ का क्राफ्टमैनशिप, मैं रिपीट करता हूं वर्ड, क्राफ्टमैनशिप, यानी कि जो कलाकार थे, जो लोगों के हाथों में जो जादू था वो भी बड़ा गजब था, जो कि पूरी दूसरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। तो पूरी दुनिया के लोग, खास तौर पे श्रीलंका, चाइना, रशिया, ये सब जगहों पे हमारे प्रोडक्ट की तो कुछ ज्यादा ही डिमांड थी। लेकिन नजर लग गई फिर किसकी बच्चों? ब्रिटिश की। अब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश ये कहते हैं कि देखिए आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये आप हाथों से बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी नहीं आ पाती है, ये आपको कॉस्टली भी पड़ता है। अब आप खुद ही सोच के देखिए ना, एक हैंडमेड प्रोडक्ट और एक मशीन से बनाया गया प्रोडक्ट, इन दोनों में फर्क तो होगा ही ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इंडियन मार्केट के अंदर मशीन मेड गुड्स को लॉन्च करना शुरू किया। अब मशीन मेड गुड्स यानी बच्चों कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से गुड्स बना करके इन्होंने इंडिया के अंदर लॉन्च किया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो देखो, मशीन से बनाई गई वस्तुएं ऑब्वियस सी बात है क्या होंगी? चीप होंगी, सस्ती होंगी, ज्यादा फाइन दिखाई देंगी, मतलब साफ सुथरी एकदम, उसकी जो पॉलिशिंग होगी वो हैंडमेड गुड से क्या होगी? ज्यादा बेहतर होगी। और कहते हैं ना कि इंसान अक्सर अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारता है। अगर हम गलत ना हो तो हमारे साथ गलत भी नहीं होगा। यदि हम समझदार हैं तो हमें भला कोई मूर्ख कैसे बना सकता है? हम मूर्ख बनते तभी तो है जब हम मूर्ख हैं। तो ये बात अंग्रेज समझ गया। अंग्रेज क्या करता है देखिए, वो ये ऑफरिंग कर रहा है कि देखो
जो इंडियन लोग हैं ये जब गोरे लोगों को देखते थे, जब अंग्रेजों को देखते थे ना, तो इनके अंदर का भी अंग्रेज जागता था। पहले तो ये ना बड़े ब्रिटिश लोगों से बड़े अट्रैक्ट होते थे कि ओहो हम भी इनकी तरह दिखे, इनकी तरह सूट बूट पहने, इनकी तरह वेस्टर्न कपड़े पहने। और आज ये जो कपड़े हमने पहन रखे हैं ये किसकी वजह से है? ये उन्हीं लोगों की वजह से है। नहीं तो हम तो धोती कुर्ता पहनते थे, मस्त रहते थे, खुले खुले कपड़े, सर्दी गर्मी फटाफट, मस्त लाइफ। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? ब्रिटिश कल्चर जब भारत में आया, वेस्टर्न कल्चर जब भारत में आया, तो इंडिया के लोगों को लगा कि हम ब्रिटिश कपड़े पहनेंगे तो हम भी ब्रिटिश लोगों की तरह दिखने लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और कम दामों पे लॉन्च किया, इजिली एक्सेसिबल कर दिया। तो भारत का आदमी बहुत ज्यादा उधर की तरफ अट्रैक्ट हो गया और उन वस्तुओं को खरीदने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के खुद के मार्केट में अब इंडिया के लोगों ने ही खरीदना बंद कर दिया। यानी जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट था उसके अंदर हमारे खुद के प्रोडक्ट्स अब नहीं बिक रहे थे। बिक रहे थे किसके प्रोडक्ट? मशीन मेड्स गुड मेड बाय ब्रिटिश। और जो हमारे प्रोडक्ट्स थे जो हम हाथों से बना करके बेचा करते थे, अब उन्हें हमारे लोगों ने ही खरीदना बंद कर दिया। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट से क्या मतलब है बच्चों मेरा? यानी कि डोमेस्टिक मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक गई और हमारे जो मैन मेड गुड्स थे, जो हैंडमेड गुड्स थे, वो बिकने बंद होने लग गए। अब भारत के अंदर जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो चुकी है। अब भारत के अंदर जब डिमांड डिक्लाइन हो चुकी है तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमारे पास रास्ता बचता है कि हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट का मतलब क्या बच्चों? हम विदेशी देशों में अब अपना वस्तु बेचे, यानी कि हम विदेशी देशों में क्या कर सके बच्चों? एक्सपोर्ट कर सके। चलो भैया ये बात भी ठीक है, इंडियन मार्केट में नहीं बिक रहा है ना, कोई बात नहीं, हम विदेशी देशों में बेचते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बेच लेते हैं, वहां पर डिमांड हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ब्रिटिश क्या करते हैं, देखिए जब भी आप कोई वस्तु बाहर भेजते हैं तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, यानी कि वो ड्यूटी क्या है? एक तरह का टैक्स है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी और एट द सेम टाइम इन्होंने अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट पर से हर एक तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी। तो देखो एक तो इंडियन प्रोडक्ट जो था वो हैंडमेड था, हैंडीक्राफ्ट था, जिसकी वजह से वो पहले से ही महंगा हुआ करता था। उसके बाद दुनिया भर में जब वो बेचा गया तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देने की वजह से, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देने की वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि जो इंडियन प्रोडक्ट पहले से ही महंगा है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया और ब्रिटिश वही वस्तुएं मशीनों से बना करके विदेश में सप्लाई करता है और एक्सपोर्ट ड्यूटी ही हटा देता है। यानी कि उसकी वस्तु पहले से ही सस्ती है और एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देने से उसकी वस्तुएं और भी ज्यादा सस्ती हो गई। भाई मान लो कि कोई चीज तुमको बहुत पसंद है लेकिन कब तक खरीदोगे? जब तक तुम्हारे बजट में आएगा तभी तो अनडाउटेडली जो ब्रिटिश प्रोडक्ट, जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो दुनिया भर के लोगों को पसंद तो थे, बट एक्सेसिव महंगा हो जाने की वजह से विदेशों में भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्लाइन हो गई और विदेशी प्रोडक्ट यानी कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था उसकी डिमांड बढ़ गई। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पहले तो इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकली बर्बाद किया, यानी इंडिया के अंदर बर्बाद किया। अब इन्होंने इंडिया के बाहर भी बर्बाद कर दिया। अब भारत के लोगों को दो ही चीजें आती थी, या तो एग्रीकल्चर नहीं तो हैंडीक्राफ्ट, इसके अलावा तीसरा तो कुछ इनको आता नहीं था। अब ये जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद होने लग गई तो ये लोग भी अब स्विच होने लगे एग्रीकल्चर की तरफ, और एग्रीकल्चर ऑलरेडी बर्बाद हो रखा है, यानी एग्रीकल्चर पहले से ही बर्डन में जी रहा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने और इसको क्या कर दिया, ओवरबर्डन्ड कर दिया। क्या कर दिया, ओवरबर्डन कर दिया, यानी जो एग्रीकल्चर पहले से ही बहुत बर्बाद हो गया था वो अब और भी ज्यादा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है बच्चों। क्यों ऐसा नजर आ रहा है बच्चों? क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट के लोग थे अब वो भी किधर स्विच होने लग गए, एग्रीकल्चर की। इस तरह से इंडस्ट्री भी खत्म,
एग्रीकल्चर किस तरह से खत्म किया उन्होंने वो हमने पढ़ा ही। आइए जरा इसके नोट्स देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। यानी कि एग्रीकल्चर में तो कुछ हो नहीं पाया, एग्रीकल्चर तो अच्छा खासा था जो कि उन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन साथ के साथ कॉलोनियल गवर्नमेंट से मतलब है बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके सामने हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइंड, जो पूरी दुनिया में बच्चों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की मांग थी वो भी डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हो गई? अभी अभी बताया मैंने आपको कि अंग्रेजों ने क्या किया, पहले डोमेस्टिक सेक्टर में बर्बाद किया, नहीं भारत के अंदर, और फिर उसके बाद भारत के बाहर। And no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long as enjoyed by the former। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि मान लो कुछ बर्बाद हो रहा है तो कुछ आ रहा है, कुछ बर्बाद हो रहा है तो कुछ आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बर्बाद हो रहा था लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी चीज आ भी नहीं रही थी। आखिर अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहे थे? अंग्रेज ऐसा इसलिए कर रहे थे बच्चों क्योंकि वो चाहते थे कि जो यहाँ का जितना भी रॉ मटेरियल है, क्योंकि बड़ी हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल है, वो इंडिया के लोग खुद ही इस्तेमाल करके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना करके इंडिया में और विदेशी देशों में बेचते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उनके पास रॉ मटेरियल बेचने के लिए सिर्फ अंग्रेज रह जाए। जैसे मान लीजिए कि एक कॉटन सेलर है, तो कॉटन का फूल होता है, आप लोगों ने आपको पता होगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि इससे कपड़े बना करके बेच रहा है, लेकिन अंग्रेज ने इतना मजबूर कर दिया कि कपड़े बिक नहीं पा रहे, तो ये कह रहा है रॉ मटेरियल ही खरीद लो मेरे से, जो मेरा कॉटन है वही खरीद लो मेरे से। और यही तो अंग्रेज चाहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं शुगर केन प्रोड्यूस करता हूँ और शुगर केन की खेती करके और मैं उससे उससे शुगर बना करके बेचता हूँ, लेकिन मेरा जो शुगर है वो बिक ही नहीं पा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, कम से कम ये कोई शुगर केन तो खरीद लो, यानी जो शुगर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो खरीद लो। अंग्रेज यही तो चाहता था, अंग्रेज चाहता था कि इंडिया का जो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल है वो उसे सस्ते दामों में मिले, इंडियन लोग खुद उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर ही ना सके, और जब उन्हें वो सस्ते दामों में मिलेगा तो वो उनको जो कॉस्ट है वो कम आएगी और भारत में वो महंगे दाम पे बेचेंगे। तो देखिए, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग, मतलब इंडस्ट्री को बर्बाद किया, इंडिया वाज टू फोल्ड। पहला इंटेंशन क्या था? देखिए दो नियत थी। द फर्स्ट इंटेंशन वाज to reduce India to status of mere exporter of important raw material for the upcoming modern industrial industries in India। कि पहले तो मैं किस तरीके से भारत को एक मियर यानी कि सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दूं, किसका? ब्रिटिश का। फिर सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू ए स्प्रॉलिंग मार्केट, और फिर मैं उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करूं और उससे प्रोडक्ट्स बनाऊं सस्ते दामों पे और फिर भारत के ही लोगों को महंगे दामों पे बेच दूं। ये दूसरा इंटेंशन। टू टर्न इंडिया इनटू ए स्प्रॉलिंग मार्केट, स्प्रॉलिंग मार्केट का मतलब जो ग्रोइंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्री so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage their होम कंट्री। होम कंट्री से क्या मतलब बच्चों? ब्रिटेन। यानी कि जितना ज्यादा रॉ मटेरियल यहां से वहां जाएगा उतना ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा होगा। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनारियो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट, इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट बच्चों विद इन इंडिया, ठीक है, क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, भारत के अंदर लोगों ने खुद भी तो प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए थे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भारत के अंदर तो बिक ही नहीं रहे थे, भारत से बाहर तो दूर की बात है, भारत के अंदर भी नहीं बिक रहे थे, तो बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों के पास काम नहीं था, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, बट ऑल्सो न्यू डिमांड इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वॉज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड। और नया किस चीज की डिमांड आ गई थी बच्चों भारत में? ब्रिटिश मेड गुड की। और ब्रिटिश मेड गुड को हम हाथों से बना करके तो टक्कर दे नहीं सकते थे, क्योंकि उनके सारे गुड्स कैसे होते थे बच्चों? मशीन मेड होते थे। दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब ब्रिटेन मशीनों से बना करके जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनसे सस्ते गुड्स भारत में दे रहा था, तो भारत के खुद के लोग भी कह रहे थे कि छोड़ो यार, इतने भारत में महंगी चीजें क्या खरीदनी है। जैसे आप खुद ही सोच करके देखिए,
आज अक्सर एक स्टेटमेंट चलते रहता है कि बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना। बाइकॉट चाइना से क्या मतलब है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकॉट करने के लिए कहते हैं, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में इतना अंदर तक आ चुका है कि उसको बाइकॉट करना अब इतना सिंपल नहीं है। एक तो वो बहुत ही ज्यादा सस्ता है, आप 1,000 रुपए खर्च कर दो, आपका दिवाली के दिन पूरा घर चमचमा रहा होता है। तो आप यदि किसी चीज को बाइकॉट करने को कह रहे हैं तो उसका कोई रिप्लेसमेंट भी तो होना चाहिए ना। अब अगला व्यक्ति ठीक है, उसको भारत से प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन वो अपना पॉकेट भी तो देखेगा। वो सोचता है कि यार अब 1,000 रुपए में हो जा रहा है तो मैं क्या करूं, मैं यही खरीद लेता हूं। यानी कोई भी व्यक्ति पहले अपना बजट देख रहा है। तो ये चीज उस समय भी तो थी। जब आज इंसान पहले अपना बजट देख रहा है तो उस समय तो इंसान और ज्यादा अपना बजट देखता होगा कि भैया पहले मैं वो खरीदूं ना जो मुझे सस्ता पड़ रहा है, या मैं पहले ये देखूं कि इंडियन प्रोडक्ट है या चाइनीज प्रोडक्ट है या विदेशी प्रोडक्ट है। हर आदमी अपना पैसा बचाना चाहता है, तो यही समस्या उस समय भी थी। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। कुछ इंडस्ट्रीज आई बट उनका प्रोग्रेस बहुत स्लो था। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल। सबसे शुरुआत में बच्चों मॉडर्न इंडस्ट्री में बात की जाए तो कॉटन और जूट टेक्सटाइल इंडिया में आया। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, और जो कॉटन मिल थे वो सारे इंडियन चला रहे थे, वर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, while the jute mills dominated by the foreigner were mainly concentrated in बंगाल। अब देखो 19th सेंचुरी में दो मॉडर्न इंडस्ट्री इंटर करती है, जिसके अंदर जितने टेक्सटाइल मिल है वो भारत के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था, और जितने भी बच्चों जूट मिल्स हैं, जूट मिल किसके द्वारा, बंगाल में चल रहा था, और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था, ब्रिटिश लोगों के द्वारा। फिर देखिए सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर उसके बाद आयरन स्टील तो सबसे पहला आया था बच्चों 1907 में, टिस्को आया था भारत में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लेकिन देखो टाटा आयरन स्टील कंपनी नो डाउट इंडियन कंपनी थी, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी थी कि भारत के सभी लोगों को रोजगार दे दे। तो अनडाउटेडली भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने का प्रयास हो रहा था, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, पर भारत में जितनी जरूरत थी उसके सामने ये कुछ भी नहीं थे, ये ना के बराबर थे। अकेला टिस्को किसको किसको रोजगार दे देता। अ फ्यू अदर इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ, फिर कुछ शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा इन सब में आए। However, there was hardly any capital good industry to help promote further industrialization। आगे और इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हल्की फुल्की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, जो विशेष कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं नजर आ रही थी। फिर आइए, कैपिटल गुड इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करंट कंजम्पशन। देखिए कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ऐसे गुड्स बनाते हैं जो पैसा लाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सिलाई मशीन खरीदा, एक सेविंग मशीन खरीदा, और उससे आप कपड़े बना करके मार्केट में बेचते हो, तो वो जो सिलाई मशीन है वो किस तरह से देखी जाएगी, कैपिटल गुड्स के नजर से जाएगी। अगर आप एक कार खरीदते हो और उसको उबर ओला में अटैच करके अर्न कर रहे हो, तो उस कार को किस नजरिए से देखा जाएगा, कैपिटल गुड्स के नजरिए से देखा जाएगा। The establishment of few manufacturing units here and there was no substitute to the near wholesale displacement of country's traditional handicraft industry। अब देखिए नो डाउट नई नई इंडस्ट्रीज तो आ रही थी, लेकिन वो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई ब्रिटिश लोगों की वजह से, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा था। अब देखिए ज्यादातर जो लोग थे वो कहाँ इंप्लॉयड थे, वो सभी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इंप्लॉयड थे। तो अगर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी भी थी तो आप कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते ना, जिसमें वो लोग जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बर्बाद हो जाने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार मिल सके। आप मॉडर्न इंडस्ट्री ला रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा भी तो ले आते ना जो उसका रिप्लेसमेंट बनता, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का रिप्लेसमेंट बनता। उसके रिप्लेसमेंट के नाम पर आप कुछ भी नहीं लेकर के आ रहे थे, तो वो तो सारे लोग सड़क पे आ ही रहे थे ना। फर्दर द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो नई इंडस्ट्री सेक्टर आ रही थी उसका ग्रोथ भी बहुत कम था। बेहतर होता कि आप उसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप कर देते तो शायद काफी सारे लोगों को रोजगार मिल जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फॉरेन ट्रेड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि देखिए उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था उससे सारा एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दिया, इंडियन प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट महंगा हुआ, उनका खुद का प्रोडक्ट सस्ता हुआ। तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, हमारी डिक्लाइन हो गई।
देखिए इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा था, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। अब हम क्या कर रहे थे, हम रॉ सिल्क, कॉटन, ये सारी चीजें ब्रिटिश लोगों को दे रहे थे और उन्हीं रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके ब्रिटिश लोग प्रोडक्ट्स बना रहे थे और भारत को दे रहे थे। हम अपना ही रॉ मटेरियल दे करके उन्हीं से खरीद रहे थे। समझ आ रही है बात? फिर देखिए, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम तो देखिए केवल रॉ मटेरियल दे रहे थे ना, इसकी वजह से ब्रिटिश को यह फायदा हुआ कि उसने पूरी तरह से हमारे फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल पा लिया, हमारे एक्सपोर्ट पे भी कंट्रोल पा लिया, हमारे इंपोर्ट पे भी कंट्रोल पा लिया। उसके बाद देखिए, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो भारत का ज्यादातर जो फॉरेन ट्रेड था वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज लाइक, ज्यादातर वस्तुएं कहां जा रही थी, ब्रिटेन में। थोड़ी बहुत जो वस्तुएं बच रही थी वो चाइना में जा रही थी, सिलोन जो आज का श्रीलंका है, पर्सिया ईरान में जा रही थी। द ओपनिंग ऑफ द सुइस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद एक कैनाल था जिसके थ्रू ट्रेड होता था, उसके चलते भी फॉरेन ट्रेड जो ब्रिटिश लोगों का था उनको फायदा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रूआउट द colonial period was the generation of large export surplus। अब देखो इस लाइन को दोबारा पढ़ो, इससे एग्जाम में सवाल आता है। The most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus। export surplus कब होता है बच्चों, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमें होता है एक्सपोर्ट सरप्लस। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ बेचा यानी एक्सपोर्ट किया, 50 करोड़ खरीदा यानी इंपोर्ट किया, तो 50 करोड़ क्या कहलाएगा, बचा हुआ 50 करोड़ क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट सरप्लस। तो अगर आप इस नजरिए से देखें तो भारत अनडाउटेडली एक्सपोर्ट सरप्लस में था, यानी भारत जो चीजें बाहर भेज रहा था वो प्रॉफिटेबल तो था, भारत को अच्छा खासा एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आ रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था, जो भारत की मेहनत की वजह से आ रहा था, वो भारत की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जितना एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था वो ब्रिटिश अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ज्यादातर वो जो पैसा था बच्चों, वो ब्रिटिश आर्मी को फंड करने के लिए जा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं उस समय ऑलमोस्ट हर देश के ऊपर ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल था, तो बहुत ज्यादा उनके मिलिट्री एक्सपेंसेस होते थे। तो भारत में जो फायदा आ रहा था, जो एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था, वो भारत की खुद की तरक्की में ना लगा करके वो सारा का सारा एक्सपोर्ट सरप्लस कहां पे लगाया जा रहा था, ब्रिटिश आर्मी के ऊपर लगाया जा रहा था। ब्रिटिश अपना फायदा उससे उठा रहे थे। बट देखो क्या लिखा है, बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। सेवरल एसेंशियल कमोडिटी, फूड ग्रेन, क्लोथ, केरोसिन एटसेट्रा वर स्केरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब देखो हम तो फूड ग्रेन ऐसी चीजें तो उगा ही नहीं रहे थे ना, तो उनकी शॉर्टेज हो रही थी। फर्दरमोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस, अब देखना इस लाइन को, एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गुड्स और सिल्वर इनटू इंडिया। पहले जब हम कुछ वस्तुएं बेचा करते थे तो हमें गोल्ड सिल्वर मिलता था, लेकिन अभी जो एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। रैदर, मतलब जो भारत को मिलना चाहिए था, रैदर दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। यानी ये जितना एक्सपोर्ट सरप्लस आ रहा था, ये जो ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश ऑफिसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको फंड करने में जा रहा था। एक्सपेंसेस ऑन वॉर, जो लड़ाई वगैरह हो रही थी, उनमें ये सारा पैसा लगाया जा रहा था। इससे भारत को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा था बच्चों। अब देखिए थोड़ा सुइज कैनाल के बारे में जानते हैं। सुइज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ सुइज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। इस रास्ते से ज्यादातर ट्रेड होता था। इट कनेक्ट्स पोर्ट सेड ऑन मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ सुइज एंड आर्म ऑफ द रेड सी। द कैनल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट, यहीं से इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, द कैनल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोप और अमेरिकन पोर्ट्स and ports located in South Asia, East Africa and Oceania by doing away with the need to sail around the Africa. Strategically and economically it is one of the most important waterways in the world। मतलब maximum trade बच्चों इसी waterway के थ्रू होता है।
इट्स ओपनिंग 1869 में, its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to Indian market easier। लेकिन ये जो सुइज कैनाल बनाया गया 1869 में, इसको ओपन किया गया, लेकिन इससे जो फायदा हो रहा था वो ब्रिटिश लोगों को हो रहा था, हमें नहीं, क्योंकि इस रास्ते से हमारी वस्तुएं जाने पर बैन लगा दिया था। इस रास्ते से जो भी वस्तुएं जा रही थी वो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के कहानी यही है बच्चों के, जहां जहां से ब्रिटिश को रास्ता मिला कि किस तरह से इंडस्ट्री को बर्बाद किया जा सकता है, वहां वहां से किया। पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचा, खुद के इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, अब सुइज कैनाल में खुद को अलाउ किया और हमारे को बंद कर दिया। बल्कि इस रास्ते से भारत से ट्रेड बहुत आसान था, तो भारत को इस रास्ते का इस्तेमाल करने दिया जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस रास्ते के थ्रू केवल ब्रिटिश प्रोडक्ट जाता था, हमारा बैन था, हम नहीं भेज सकते थे। अब आइए, अब यहां से डेटा बेस्ड है बच्चों, अब समझने वाला चैप्टर खत्म, अब केवल डेटा बेस्ड आ रहा है। डेमोग्राफिक कंडीशंस हम देखते हैं जरा। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू, सबसे पहला सेंसस कब हुआ बच्चों? 1881 में, उसके बाद हर 10-10 साल पे होने लगा। तो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। अनइवननेस देखो, लोग पैदा भी बहुत हो रहे थे, लोग मर भी बहुत रहे थे, तो अजीब तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती घटती थी। 1921 से पहले बच्चों डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था और बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन 1921 में बच्चों भारत के लोगों ने कसम खा लिया कि आज के बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और 1921 के बाद बच्चों हम लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यानी हमारा जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से कई गुना ज्यादा है, और उसका नतीजा ये है बच्चों कि आज चाइना भी हमसे पीछे हो चुका है और हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं। तो इसीलिए 1921 को बच्चों 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है, क्योंकि 1921 से पहले डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही ज्यादा थे। बट यदि आप इस समय देखें तो बच्चों बर्थ रेट कई गुना ज्यादा है डेथ रेट। बिफोर 1920 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब देखिए, सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन 1921। However, neither the total population of India nor the rate of population growth this stage was very high। बहुत ज्यादा नहीं था बच्चों population growth। The various social development indicator was also not quite encouraging। The overall literacy rate, जो overall literacy rate था, यानी महिला और पुरुष को मिला करके वो टोटल 16% था, लेकिन अगर हम महिलाओं की लिटरेसी की बात करें तो महिलाओं की लिटरेसी मात्र 7%। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर इधर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक, मतलब जैसे कि होता है ना, बाहर के हॉस्पिटल हो गए, वाटर हो गया, ये सब चीजें ना के बराबर उपलब्ध थी। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एयरबोर्न डिजीज, जिसकी वजह से हैजा वैजा जैसी बीमारी फैल जाती थी, डेंगू फैल जाता था, बहुत सारे लोग एक साथ डेथ कर जाते थे। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टालिटी रेट वाज वेरी हाई इन दैट, पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग। जितने भी बच्चों पैदा होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है। वो जब तक ऐसे बिल्ली बन के चलने नहीं लगते तब तक वो इन्फेंट कहलाते हैं। यानी 1000 बच्चा जो पैदा होता था उसमें से 218 बच्चे डेथ कर जाते थे, लेकिन आज के समय में देखेंगे तो ये कम होकर के कितना हो चुका है बच्चों? 40 हो चुका। फिर आइए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय सिर्फ 44 साल थी। यानी यदि आप पैदा हुए हैं और आप अपने जीवन के 44 साल जी लेते हैं तो यानी आपने जिंदगी जी ली, इसके ऊपर का सारा बोनस है। लेकिन इस समय बच्चों क्या है, ये बढ़ करके 68 ईयर हो चुका है। यानी करेंटली अगर आप 68 ईयर जीते हैं तो यानी आपने अपनी जिंदगी जी ली, इसके ऊपर का बोनस। इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डाटा इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि उस समय कुछ डेटा वेटा भी नहीं था, तो एग्जैक्ट पॉवर्टी और ये सारी चीजें बताना भी बहुत कठिन था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यूरिंग द colonial period the occupational structure of India, the distribution of working person across different industries showed little sign of change। क्योंकि ये वही है डेटा बच्चों, 70 से 75% जो था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, 15 से 20% जो था, देखो द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, यूजुअली रिमेन्ड एट हाई ऑफ 70 to 75%, वाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर में कितना बच्चों? 10% या फिर 15 से 20%।
अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब ये है बच्चों कि गांव और शहरों के बीच का गैप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। During the colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of working person across different sectors, showed little sign of change. तो सेम चीज है। उसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग एरिया ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु, ये सारी चीजों पर डिक्लाइन डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर। इन सब जगहों पे बच्चों अब एग्रीकल्चर में लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे थे और इंडस्ट्रीज की तरफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। However, there had been an increase in the share of workforce in agriculture during the same state। लेकिन अगर आप at the same time उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में देखें, देखो इन सब जगहों पे यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, बॉम्बे, बंगाल, इन सब जगहों पे एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हो रहा था और इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ लोग जा रहे थे, सर्विस सेक्टर की तरफ लोग जा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ लोग जा रहे थे। लेकिन यदि आप पंजाब में देखें, उड़ीसा में देखें, तो यहाँ एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा लोग जा रहे थे। तो इसी को बच्चों रीजनल वेरिएशन कहते हैं। इन रीजन्स में कुछ और नजर दिखाई दे रहा था और इन रीजन्स में कुछ और चीजें दिखाई दे रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो अंडर द कॉलोनियल रिजाइम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट टेलीग्राम डिड डेवलप। ये सारी चीजें बच्चों अंग्रेज लेकर के आए। लेकिन उन लोगों का रेलवे, जैसे कई लोग आज भी कहते हैं कि रेलवे, पोर्ट, वाटर ये सब तो अंग्रेजों की देन है। अरे भाई ठीक है, वो लोग आए थे, उन्होंने ये सारी चीजें की, लेकिन उन्होंने हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किया था। वो चले गए तो उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, रियल, ये सब चीजें लाने का मकसद ये नहीं था कि भारत की तरक्की करानी थी। द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक कम्युनिटीज टू द पीपल बट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। अपने फायदे के लिए वो लोग ये सारी चीजें ला रहे थे। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। फिर आइए देखिए क्या कह रहा है, द रोड दैट वर बिल्ड प्राइमली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। जितना रोड बनता था वो ज्यादातर वो अपनी आर्मी वगैरह के लिए बनाते थे, या फिर जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होते थे उसके आसपास का वो रोड बना दिया करते थे, जिसकी वजह से आना जाना, आर्मी का आना जाना, गुड्स का आना जाना, उन लोगों को तकलीफ ना हो। गांव वगैरह की सड़कें ये लोग डेवलप नहीं कर रहे थे। देयर ऑलवेज रिमेंड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स रीच आउट टू द रूरल एरियाज। अगर आप गांव वगैरह में देखें तो सड़कें बिल्कुल खराब थी। रेलवे जो है बच्चों 1850 में आई थी, जो कि माना जाता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 1850 में बॉम्बे टू थाने पहली ट्रेन चली थी बच्चों। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। ऑन द अदर हैंड इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अब रेलवे आ जाने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होने लग गया और जो कमर्शियल प्रोडक्ट थे वो भी एग्रीकल्चर वगैरह जो थे वो सब ट्रेनों के थ्रू जाने लग गए, रेलवेज के थ्रू जाने लग गए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया ट्रेन की वजह से। इससे सोशल बेनिफिट्स हुए, ब्ला 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 बच्चों, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी हम एक बार इसे रीड करते हैं। द सोशल बेनिफिट विच द इंडियन पीपल गेन्ड ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे वर दस आउटवेटेड बाय द कंट्रीज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। नो डाउट रेलवे आया, भारत को ट्रेनें आने से फायदा तो हुई, रेलवे के आने से फायदा तो हुआ, लेकिन वो जो रेलवे भारत से भर भर के रॉ मटेरियल ब्रिटेन में ले जाता था वो एक बहुत हैवी इकोनॉमिक लॉस भी तो था। हमने बहुत नुकसान झेला है, तब उस रेलवे को हमने अफोर्ड किया। Along with the development of roads and railway, the colonial dispensation also took measure for developing inland trade and sea lane। उसके बाद देखो inland trade, sea lanes ये सब भी बने, इससे भी भारत को फायदा हुआ। inland waterways बने, ठीक है। फिर आइए, दो द कैनल वाज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। अगेन वो जो कैनल बनाए गए थे वो भी ह्यूज कॉस्ट पे थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए ही बनाया था बच्चों। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई थी बच्चों, ये ब्रिटिश लोगों के खुद के फायदे से हुई, फायदे के लिए हुई थी। तो अगर बच्चों हम इस चैप्टर के कंक्लूजन को देखें तो बाय द टाइम इंडिया वॉन इट्स इंडिपेंडेंस, एक समय तो आया कि हम आजाद हुए। द इम्पैक्ट ऑफ द 2 सेंचुरी लॉन्ग, 200 साल तक जो चला ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। The agriculture sector was already saddled with surplus labor and extreme low productivity। उन्होंने पूरा एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इतना खराब कर दिया कि अब उसे उठाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे थे।
फॉरेन ट्रेड जो था वो मैक्सिमम ब्रिटेन की तरफ शिफ्टेड था, जो दूसरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट थे वो नहीं जा पा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। रेलवे तो था पर किसी काम का नहीं था, उसको अपग्रेड करना था, वो भी अंग्रेज कुछ खास छोड़ के गए नहीं। प्रिविलेंस ऑफ, चारों तरफ गरीबी बेरोजगारी ये सब वो लोग फैला करके गए थे। इन नटशेल यानी अगर बोला जाए तो द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। तो अंग्रेज गए तो सही हमारा पीछा छोड़ के, लेकिन वो गए सब कुछ बर्बाद करके। ऐसा लगा कि उनके जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इतना खराब करके गए थे कि बहुत ज्यादा चीजें हम ठीक नहीं कर पाए बहुत जल्दी। आज तो अनडाउटेडली बहुत ही सुधार है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 1 पूरा का पूरा, जिसमें हमने पूरे एनसीईआरटी को कवर किया है बच्चों। इंडियन इको में आप भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करें और किसी बुक को फॉलो करना नहीं है। आगे और भी इसमें हम आपको सहायता करेंगे, नई नई चीजें बताएंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। फर्स्ट चैप्टर आज खत्म होता है बच्चों। आप सभी बच्चों के कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।